नमस्कार, गुड इवनिंग। पर्सनल फाइनेंस शो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आप ऐसे में किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इसके हम तमाम पहलुओं को आपके समक्ष रखने वाले हैं। इक्विटी मार्केट हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन इन्वेस्टर्स का मूड किस तरह से है, साथ ही डेट को आप चुने, गोल्स को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करें, रियल एस्टेट पर भी हम बातचीत करेंगे। आज के इस खास स्पेशल एडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन रुंगटा साहब, जो कि रुंगटा सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग हर्षवर्धन साहब, और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और रियल एस्टेट पर बातचीत करने के लिए जयश्री करूप हमारे साथ मौजूद हैं, मैजिक ब्रिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए जयश्री। रुंगटा साहब, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बता सके, अभी हम देखें जिस तरह से इक्विटीज में रनअप है, उसके बीच में जहां तक म्यूचुअल फंड्स की बात है, वहां पर काफी प्रेशर्स भी हैं डिस्पाइट जो रनअप हुआ है, और इन्वेस्टर्स लिमिटेड ही हैं जो इसका बेनिफिट ले पाए हैं। आप दिवाली पर किस तरह से इस मूड को एनालाइज करते हैं? ये जो सेंटिमेंट्स हैं, जो अंडरटोन है, उसको आप कैसे देखते हैं इस बैकड्रॉप में जब इक्विटी मार्केट्स में इतना रनअप हुआ है? वेल सौरभ जी, अगर आप देखें, हमने ये अक्सर अभी सुना है, इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, 21,200 के आसपास है। लेकिन किसने एक्चुअली फायदा, किन लोगों को एक्चुअली फायदा हुआ है? हमने 2008 में भी ये देखा था, जब रैली शुरू हुई थी 2008 के रिसेशन के बाद, तो कई लोग फंड मैनेजर्स भी कैश में इन्वेस्टेड थे। जो इक्विटी स्कीम्स है उनमें कैश का पोर्शन बहुत ज्यादा था। सो जब मार्केट बढ़ा तो काफी सरप्राइज हो गए थे सब, और ये रैली का फायदा नहीं ले पाए थे। अभी भी हमने यही सुन रहे हैं कि मार्केट बढ़ा है लेकिन फायदा किसी को नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सिलेक्टिवली रैली आई है जी। मेरा निवेशकों को हमेशा यही कहना रहेगा, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं, 60 to 70% आप उसे लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करें, अराउंड 30% आप मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। और लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि वो है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स के काफी फायदे हैं। अगर आज की रैली, अभी की जो हम रैली की बात कर रहे हैं, इसमें इंडेक्स बढ़ा है, तो सारे निवेशक जिन्होंने इंडेक्स फंड में निवेश किया था उन्हें फायदा हो रहा है। जो एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर कॉल लेते हैं, जिसमें वो कैश में भी रहते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट्स थे तो उनकी मजबूरी होती है, रिडेम्पशन प्रेशर्स होते हैं उनके पास, उन्हें कैश अपने पोर्टफोलियो में रखना होता है, तो ये रैली का फायदा नहीं उठा पाते हैं वो। इंडेक्स फंड्स के दूसरे एक दो आपको पॉइंट्स खाली इंपॉर्टेंट बता दूं कि उनमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है, क्योंकि पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम होता है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि फंड मैनेजर का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता, जो आपका इंडेक्स से कंपोनेंट है वही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइडियल कैश नहीं रहता है, तो फुल्ली इन्वेस्टेड इन इक्विटीज है। तो इस तरीके से अगर गोइंग फर्दर, अगर किनको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो इंडेक्स फंड्स की थीम रह सकती है इस दिवाली, अगर आप पिक करना चाहें, क्योंकि जो आइडल कैश है उस तरह से नहीं होगा। इक्विटी में पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, पार्टिसिपेशन होगा तो आप भी, जिस तरह से अब रैली हुई है उसमें आप भी बेनिफिट लेते हुए आगे मूव कर सकते हैं। आप हमें यह भी बता सकें रुंगटा साहब, जहां तक डेट की बात है, इसको अभी आप कैसे देखना चाहेंगे? जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, इसमें आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं, और किस तरह के ट्रेंड्स अभी आपने ऑब्जर्व किए हैं? आगे चलते हुए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस राह पर, डेट की जहां तक बात है? सौरभ जी, देखिए, डेट एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल रहा है वॉलेटिलिटी को लेके। हमने कभी डेट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं देखी थी। जब जुलाई महीने में आरबीआई की मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी शुरू हुई थी, उस समय ब्याज दर करीबन 7.5% के आसपास थे, जो 10 ईयर बेंचमार्क यील्ड की बात कर रहे हैं हम। वो बढ़ते हुए 9.5% तक गए थे, और आज की तारीख में करीबन 8.6 के आसपास है। सो ये जो वॉलेटिलिटी हमने डेट फंड्स में देखी है, ये कभी हमने पहले इतनी वॉलेटिलिटी नहीं देखी थी। इसका फायदा निवेशकों को इस प्रकार हुआ है कि टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो अभी लॉन्च हुए हैं, उनकी जो ब्याज दरें हैं वो करीबन 8.5% आसपास है। 10 ईयर बॉन्ड है 8.43, आपके 15 साल के 8.79, और 20 साल के जो है वो 8.92। अगर कोई रिटायर्ड इंडिविजुअल है या ऐसे कोई इन्वेस्टर्स हैं जो एक पोर्शन अपना फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं, जिनका डिपेंडेंसी, उनका उद्देश्य यही है कि उन्हें एक फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट चाहिए, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड्स में आप निवेश करके अपना पैसे लॉक कर सकते हैं। कई बार हमें ये डर लगता है कि कोई भी कंपनी जो NHAI है या पावर फाइनेंस है, ये 20 साल तक आपको ये ब्याज दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन क्योंकि AAA रेटेड है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हमें इतना रिस्क तो आप ले सकते हैं। आइए अब हम विश्वजीत पराशर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बजाज कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। विश्वजीत जी नमस्कार और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
आप बताएं व्यूअर्स को, ऐसे में जब इक्विटीज में रन अप देख रहे हैं, मुमताज साहब से ही समझ रहे थे कैसे स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाए। उन्होंने बोला इंडेक्स फंड्स को अप करते हैं अगर आप, तो वो आपके लिए अच्छा रह सकता है। आपको क्या लग रहा है ये जो पार्टिसिपेशन है इक्विटी की तरफ और बड़े, और दिवाली का ये मौका है, ऐसे में आप कैसे समझाना चाहेंगे ये जो हाउस होल्ड सेविंग का एक बड़ा परसेंटेज जो अभी हम देखते हैं बैंक डिपॉजिट्स में रहता है, इसमें आप आगे चलते हुए किस तरह के बदलाव देख रहे हैं और क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे आज के इस मौके पर? जी बिल्कुल, पहले तो धनतेरस की सबको बधाई। और क्योंकि आज का दिन एक गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहता है, तो हमारी यही सलाह रहती है कि अपना पोर्टफोलियो का 10% आप गोल्ड में जरूर निवेश करें, इससे ज़्यादा ना करें। तो इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें सौरभ, तो जैसा कि आपने बताया, इक्विटी मार्केट्स में अगर हम कैच करना चाहते हैं तो बेस्ट स्ट्रैटेजी, हमें पुरानी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। हमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ही फॉलो करना पड़ेगा, जो वॉलेटाइल टाइम्स में एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो अगर वॉलेटाइल मार्केट है तो एसआईपी इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। जो मैं ये बता सकें, अगर किसी इंडिविजुअल ने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है और जो हम देखें रिटर्न्स जिस तरह से है, उसको आप कैसे देखेंगे? और क्योंकि कई बार उससे हम देखते हैं इंडिविजुअल्स एग्जिट भी कर जाते हैं, पूरा प्रॉपर्ली उसको टाइम नहीं दे पाते हैं सिप्स के जरिए इन्वेस्ट करने के बाद भी, तो ये कैसे इसको अडॉप्ट किया जाए, स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए ताकि अगर रिटर्न्स हो तो उनको भी मिल पाए? और वैसे भी जो रिटर्न्स रहे हैं उनको आप कैसे देखेंगे? ये जो काफी प्रेशर्स रहे हैं, अब टर्न अप जरूर है, आप कैसे इसको पीछे मुड़कर भी देखते हैं? जी बिल्कुल, आप लास्ट 3 और 5 साल की रिटर्न देखें तो काफ़ी अच्छी नहीं रही है इक्विटी मार्केट में, यानी कि गोल्ड काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो अपने किसी लाइफ के गोल के साथ उसको लिंक करें। यानी कि अगर आप चिल्ड्रंस, बच्चों की प्लानिंग के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, या फिर शादी के लिए कर रहे हैं, या फिर रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी निवेश जो कर रहे हैं उसको लिंक कर दें। देखा गया है कि कभी कभी मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ हम लोग भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं, यानी कि कभी मार्केट गिर रही है तो हम अपना सारा एसआईपी रोक देते हैं, वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जितना लंबे समय आप मार्केट में बने रहें वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कितना आप कम समय में निवेश कर रहे हैं। राइट, तो इक्विटी में आप कैसे मूव करें, और डेट की भी हमने बात की, और इनफैक्ट टैक्स फ्री बॉन्ड्स का ज्यादा लिया जा रहा था, ये कुछ विकल्प हैं जिनको लेकर आप मूव कर सकते हैं। इस पर हम आगे और मूव करेंगे, इसके तमाम और पहलू हैं जो आपके समक्ष रखेंगे, पर उससे पहले आइए हम जयश्री का रुख करेंगे। जयश्री, आप बता सकें, जहां तक रियल एस्टेट की बात है, आप समझाएं आगे कैसे इसको लेकर आप देख रहे हैं, आगे की राह कैसी रह सकती है? इसमें काफी सारे प्रेशर्स रहे हैं, आप फिर भी अगर कोई आगे मूव करना चाहता है इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, क्या अपकमिंग डेस्टिनेशंस हो सकते हैं और उनमें क्या सोच है, आप कैसे उनको देख रहे हैं? आज रियल एस्टेट मार्केट में सेंटिमेंट वीक है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा ढूंढ रहा है मगर इतना ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। एज ए रिजल्ट व्हाट्स हैपनिंग इज, जहां एंड यूजर डिमांड है वहां पे मार्केट्स आर परफॉर्मिंग वेल। इफ यू लुक एट डिफरेंट सिटीज, अगर आप गुड़गांव देखें तो गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे काफी टाइम से स्लो चल रहा था, वहां पे कुछ हेडवे हो गया है, वहां पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहे हैं, एंड यू कैन सी वहां पे कंज्यूमर्स, एंड यूजर्स आ रहे हैं। सेम थिंग सोना रोड में, गोल्फ कोर्स रोड से ज्यादा अफोर्डेबिलिटी है तो लोग उधर जा रहे हैं। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं, हम ये स्क्रीन पर रन भी कर रहे हैं जिस तरह से कुछ मार्केट्स रह सकती हैं। आपने गुड़गांव में सोना रोड मेंशन किया, और साथ ही ये क्योंकि लिमिटेड टाइम में हम व्यूअर्स के समक्ष रखना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स वो अपना प्लानिंग में उनके लिए हेल्प हो सकती है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे की स्टोरी को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ये स्टोरी तो काफी समय से है लेकिन प्रॉपर्ली उस तरह से वो निखर कर नहीं आ पा रही है, काफी इश्यूज रहे हैं। तो इस दिवाली से आगे तक अगर हम बात करें, नेक्स्ट दिवाली तक आप उस मोर्चे पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक there's a very interesting thing happening which is known as the general elections. जनरल इलेक्शंस की वजह से काफी स्लो मार्केट है, मगर ये एंड यूजर के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। द्वारका एक्सप्रेसवे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वहां पे लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं हुआ था। अब डेवलपर्स एसोसिएशन स्टेप इन करके उसको सॉर्ट आउट कर रही है। अगले दिवाली तक होपफुली आप देखेंगे कि वहां पे काफी जयश्री, बेंगलुरु मार्केट को आप कैसे, जैसे आपने भी उसको टॉपिक्स में अपने रखा है, जो आपको लगता है आगे चलते हुए अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, ये एयरपोर्ट के आप नजदीक देख रहे हैं या शहर की विसिनिटी में देख रहे हैं या मेट्रो लाइंस के नजदीक देख रहे हैं? किन पैरामीटर्स पर आपने कॉल ली है? मेट्रो लाइन इज ऑलवेज अ ड्राइवर इन अ सिटी। बैंगलोर में मेट्रो अभी शुरू ही हो रहा है, तो बैंगलोर में काफी जहां मेट्रो पहुंच रही है वहां पे प्रोजेक्ट्स अच्छा कर रहे हैं, एंड दोस मार्केट्स आर डूइंग वेल। ऑल्सो IT ड्रिवन एरियाज सच एज मार्थाहली, व्हाइटफील्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, यहाँ पे एंड यूजर डिमांड की वजह से काफी तेजी बनी हुई है, एंड बैंगलोर एक्चुअली इज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट आज की तारीख में। राइट, विश्वजीत साहब, आप कैसे देख रहे
रहे हैं। इक्विटी एज एन एसेट क्लास हमने बात की, रियल एस्टेट भी, आप कैसे इसको देखेंगे? मतलब लॉन्ग टर्म इक्विटीज जैसे आप बता रहे हैं और हमने देखा है अच्छे रिटर्न्स रहते हैं, रियल एस्टेट को आप ब्रीफ में टच कर सकें, आपने जो सुना जयश्री जैसे उसके लिए समझा रही हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। जी बिल्कुल सौरभ, मुझे यहाँ से लगता है कि क्योंकि वैसे तो मार्केट अभी पीक पे है, लेकिन काफी लोगों ने अभी इसमें पैसा नहीं बनाया है, तो बेस्ट सिनेरियो जब होता है जब ज्यादातर निवेशक उसमें अपना रिटर्न्स अच्छे बना पाए। तो आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी इलेक्शन पीरियड है, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा जब तक कि इलेक्शन, जैसे जयश्री ने बताया कि जब तक वो फेज एक साइकिल क्लियर नहीं हो जाता, उसके बाद अगर थोड़ी क्लैरिटी इमर्ज होगी और हमारी इकोनॉमी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो मुझे नेक्स्ट 5 साल एक अच्छे नजर आते हैं और अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी काफी बॉटम पे हैं, तो यहां से आगे अच्छा ही नजर आता है। राइट। हर्षवर्धन साहब, आप ईएलएसएस कैटेगरी पर भी अगर आप बता सकें, क्योंकि इसमें हम देखते हैं टैक्स सेविंग एक एंगल रहता है जो इन्वेस्टर्स के जहन में रहता है, आप इस कैटेगरी को कैसे देखेंगे और इसमें आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? डीटीसी जैसे आएगा, इसके चार्म को आप कैसे देखेंगे? आप इन्वेस्टर्स को इस फ्रंट पर क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ये आगे किस तरह से आपको लगता है कि चार्म बरकरार रहेगा या चेंजेस जो हो रहे हैं उसके बाद क्या होगा? देखिए सौरभ जी, अगर हम एटीसी के जो बेनिफिट्स की बात करें, ईएलएसएस एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं जिनमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। सो अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जिनमें आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास जिसमें आप निवेश करते हैं और साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात ईएलएसएस की ये है कि जो एटीसी के सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें सबसे मिनिमम लॉक इन जो पीरियड है वो ईएलएसएस का है, जो है 3 साल का। बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है, आप एनएससी ले लीजिए, 5 इयर्स के बैंक डिपॉजिट्स ले लीजिए, पीपीएफ ले लीजिए, उनकी सारी अवधि जो है 5 साल के ऊपर है। सो टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम देखें, लॉक इन पीरियड के हिसाब से मिनिमम लॉक इन पीरियड। दूसरी बात, इक्विटी में इन्वेस्ट करना जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए है। सो ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपके गोल्स को अचीव करने के लिए डबल बेनिफिट देता है आपको, इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स प्लस टैक्स बेनिफिट। अब रही बात डीटीसी की, जब डीटीसी जो अभी ड्राफ्ट है उसका जो लागू होने वाला है उसमें ईएलएसएस के लिए प्रोविजन नहीं है, लेकिन मेरी समझ में है कि अभी भी चेंजेस होने बाकी हैं। लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का जो सरकार का मोटिव है कि एनकरेज करना इक्विटी मार्केट्स में, तो मुझे लगता है ये अमेंड होगा और ईएलएसएस वापस स्कीम में आएगी, डीटीसी में इंक्लूड किया जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो जब तक आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तब तक आपको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिस दिन नहीं होगा तो उस दिन से आप नेचुरली इसे बंद कर सकते हैं। राइट। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर चलते चलते हम जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं डेट के, उसके कुछ ऑप्शंस भी रहे। म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी अगर हम देखें कुछ जिस तरह से रिकमेंडेशंस हैं जिनको लेकर आप आगे मूव कर सकते हैं, जो आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा। जैसे इंडेक्स फंड्स का इनिशियली रुंगटा साहब बता रहे थे, बाकी कुछ कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। ये लार्ज कैप के कुछ ऑप्शंस हैं, साथ ही फ्लेक्सी कैप और वैल्यू स्टाइल के ऑप्शंस भी आपके समक्ष रहेंगे, जिन पर आप नजर रखते हुए आगे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें जिस तरह से अभी जो रन अप रहा है, और अभी इस पर बातचीत हो रही थी कि आप रेगुलरली डिसिप्लिन फॉर्मेट में इन्वेस्ट करें तो आपको भी उस रिटर्न्स का एडवांटेज मिल सकता है, और इक्विटी कल्ट बढ़े, उसको प्रमोट मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, वो ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें, वो ज्यादा उन लाइन्स पर अगर सोच विचार किया जाए तो वो अच्छा रहेगा। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम जायजा लेंगे गोल्ड की, जिस तरह से बातचीत हो रही थी, गोल्ड और इक्विटीज में अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ सालों में किस तरह के रिटर्न्स रहे हैं, साथ ही हम स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का भी जायजा लेंगे, और रियल एस्टेट के अगर हम पिछले साल से अभी तक के रिटर्न्स देखें, किस मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स रहे हैं, उसका भी जायजा लेंगे। हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम मनी गुरु का ये दिवाली स्पेशल एडिशन, और कई खास मेहमान इसमें आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर्षवर्धन रुंगटा साहब हैं, विश्वजीत पाराशर साहब हैं, और साथ ही जयश्री कुरूप। आज तीनों आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कैसे आगे मूव कर सकते हैं इसका हम जायजा ले रहे हैं। आइए अब हम एक स्क्रीन पर नजर डालते हैं किस तरह से पिछले कुछ साल में इक्विटीज के रिटर्न्स रहे हैं, पिछले साल, पिछले 3 साल, पिछले 5 साल वर्सेस गोल्ड, और आपको एक आइडिया मिल पाएगा किस तरह से रिटर्न्स रहे हैं और आगे आप कैसे प्लान करें। विश्वजीत साहब, आप बताएं, आपने जिस तरह से कहा था गोल्ड में अराउंड अबाउट 10% आप पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन अभी जिस तरह से अगर हम देखें, जो पिछले दिनों काफी सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर गवर्नमेंट के फ्रंट पर डिस्करेज किया गया है, ऐसे में उसका इंपैक्ट आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये ऑस्पिशियस है और इंडियन, वैसे ही हमने देखा है हाउस होल्ड्स में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसकी अपनी एक खास अहमियत है, तो गोल्ड को आप किस तरह से देखेंगे और कैसे आप समझाते हैं?
जी बिल्कुल, इंडिया में गोल्ड का एक हमेशा से डिमांड रहा है। इनफैक्ट कई ऐसे भी कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्ट इंडिया में होता है, और इसकी वजह से काफ़ी पैसा जो है हम लोग बाहर भेज रहे थे। और जो डॉलर और रुपये की आपने देखा था एक्सचेंज में जो डिवैल्यूएशन आई थी, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा गोल्ड में जा रहा था जो कि बाहर जा रहा था, और डॉलर की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा था इकोनॉमी को। तो इसी वजह से, और जब गोल्ड नीचे आ गया था तो निवेशकों ने लाइन लगा दी बैंक्स के आगे, और हर कोई 26,000 पे खरीदने को तैयार था, और 20-25% अपना पोर्टफोलियो का गोल्ड में निवेश करने को तैयार थे। और गोल्ड की रिटर्न्स भी देखें तो, और इंडिया में काफ़ी उसको एज एन इंश्योरेंस भी लिया जाता है कि बेटी की शादी है तो गोल्ड जोड़ना शुरू कर दें, तो एक एज एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी इसको ट्रीट किया जाता है। और इमरजेंसी में ये एक लिक्विडिटी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहता है कि कभी भी आपको इमरजेंसी हो तो आप जाके दुकान पे जाके इसको बेच सकते हैं और गोल्ड का पैसा ले सकते हैं। तो इसके कई फायदे हैं, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर सारा पैसा अगर हम गोल्ड में डालते हैं और डॉलर में चला जाता है तो एक नुकसान होता है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तो इसकी वजह से पैसा, क्योंकि गोल्ड पे पैसा जाने से देश को फायदा नहीं हो रहा था। अगर हम इक्विटी में डालते हैं तो वही पैसा, पर इसका इंपैक्ट किस तरह से देखा है? अगर वही पैसा इक्विटी में जाता है, कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, आगे फर्दर इकोनॉमी ड्राइव होती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। कई सारे ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के स्क्रीन पर रन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रुंडा साहब, इसमें हम देख रहे हैं ये एक हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, लेकिन हम देख रहे हैं अब इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए उस तरह के बॉन्ड्स भी आ रहे हैं, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स, और उस फ्रंट पर भी काम किया जा रहा है। इसके पैरेलल और ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करें। आप फिर भी ये माइंडसेट क्या चेंज हो रहा है, किस तरह का आप इसको समझाना चाहेंगे? सौरभ जी, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स जो हैं ये 2 इश्यूज पहले आ चुके हैं, और उनमें एक प्रॉब्लम यही थी कि वो जो बेंचमार्क बनाते हैं इन्फ्लेशन का वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, लेकिन कंज्यूमर को जो इफेक्ट करता है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और होलसेल WPI है करीबन 6.5% और CPI है 9.5%। अगर सरकार आपको एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स लेके आती है और कहती है हम आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करेंगे, और वो उसको बेंचमार्क बनाती है WPI से, तो वो पर्पस मीट नहीं करता है। अभी नए गवर्नर ने हमें ऑलरेडी बताया, अनाउंस किया है कि दिसंबर में जो नए इशू लाने वाले हैं वो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के, वो होने वाले हैं बेंचमार्क टू CPI। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये पहली बार जो लास्ट 3 इश्यूज आए थे, एक करंट 2013 में भी इशू लाया गया था, वो भी WPI से लिंक किया गया था। जब दिसंबर में आएगा ये 4th इशू होगा जिसमें पहली बार CPI से लिंक किया जाएगा। सो मेरे ख्याल से ये वेट करके देखने लायक होगा कि ये किस प्रकार से, किस रूप में ये इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, और अगर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होता है तो शायद गोल्ड से जो लोगों का लुभाव है वो कम होगा। और अभी भी हम देख रहे हैं हमारे पहली इंपोर्ट जो थी वो 1000 टन पर ईयर थी, अभी 850 टन तक आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन 850 टन पे मोर और लेस फ्रीज हो गई है। दिसंबर में शायद ये गेम चेंजर हो, और लोगों का लुभाव जो गोल्ड से, अगर इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से जो निवेश करते हैं, वो शायद इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स की तरफ हो सकता है। राइट। तो बाकी डिटेल्स को स्क्रीन पर है। जज शेफ, हम आपका रुख करेंगे, आप बताएं। हमने इनफैक्ट स्क्रीन पर जो सिटीज आएंगी वो टॉप 5 सिटीज हैं जिनमें हम देखें जो रिटर्न इस तरह से रहे हैं, और उन सिटीज में भी फर्दर जो उनकी मार्केट्स हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा भी अगर हम देखें उस फॉर्मेट में, जैसे आप देखें प्रेशर्स काफी सारे रहे हैं इस पूरे क्षेत्र पर, और रिटर्न्स भी उस तरह से कुछ खास नहीं है। फिर भी आप इनको कैसे व्यूअर्स के समक्ष रखना चाहेंगे जो आपने एनालाइज किया? जो रिटर्न्स हैं, रियल एस्टेट रिटर्न्स 2 तरीके से कंप्यूट किए जा सकते हैं। एक जो आप खरीदते हैं वो आपका कैपिटल वैल्यू जो अंदर जाता है, उसमें रेंटल रिटर्न रेगुलरली कितना निकलता है। द कैपिटल टू रेंटल रिटर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू, दैट इज द स्टेडी यील्ड दैट कम्स। वो स्टेडी यील्ड कई निवेशक चाहते हैं कि हमें रेगुलरली मिले, हम अपने EMI को उसके तरफ से पे कर सकें, एंड इसलिए दैट इज इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज दैट जब आप खरीदते हैं बहुत हाई वैल्यू पे अगर आप खरीदेंगे, आपका लेवरेज्ड वैल्यू बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज मार्केट्स आर वीक, आपको अच्छे रेट्स पे प्रॉपर्टी मिल रही है, लुक, बिकॉज कल या परसों में ये मार्केट में उछाल नहीं आएगा, अगले 6-8 महीने तक ये स्टेडी रहेगा। तो कंज्यूमर के पास काफी टाइम है कि वो ढूंढे, राइट प्रॉपर्टी निकालें, एंड डोंट गो फॉर ओवरवैल्यूड प्रॉपर्टीज। अच्छा, जैसे हमने ये रन किया आपकी किन मार्केट्स में इनफैक्ट कुछ एरियाज हैं और उनके मार्केट्स में जहां कुछ हमने देखा है बढ़त रही है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे में मूव करना चाहें आजकल, क्या चेकलिस्ट आपके हिसाब से क्या रहेगी? क्योंकि हमने ये देखा आजकल ये शॉर्ट रिटर्न्स भी काफी सारी हैं, क्या ऐसे में मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए आप आगे मूव करना चाहें तो? ये आप कैसे व्यूअर्स को एडवाइस करेंगे?
अश्योर्ड रिटर्न्स इज अ मींस ऑफ डेवलपर को सबसे ज्यादा फायदा होता है। वो आपसे पैसे लेते हैं, वो बिल्ड इन करते हैं और आपको स्टेडली देते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपसे ले ही रहे हैं। इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द डेवलपर्स पॉकेट। आई थिंक आरबीआई हैज आल्सो स्टेप्ड इन। वो कह रहे हैं कि अश्योर्ड रिटर्न्स इज नॉट अ गुड मींस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर्स को काफी जांच करके ही ऐसे स्कीम्स लेने चाहिए। इट्स मच बेटर कि आप ऐसे प्रॉपर्टीज ले जहां आप अर्ली ऑन इन्वेस्ट करें। आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट का फायदा होता है, आपको इनॉग्रेल डिस्काउंट्स मिलते हैं, आप अपनी तरफ से पूरा कंज्यूमर से, डेवलपर से आप फायदा ले सकते हैं। अश्योर्ड रिटर्न्स इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर एन इन्वेस्टर। राइट, ये कुछ चेकलिस्ट जिस पर आप नजर रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। विश्वजीत साहब, जिस तरह से हमने अभी कुछ देर पहले जो हम स्क्रीन पर रन कर रहे थे, इसमें हमने तमाम ऑप्शंस का ज्यादा व्यूअर्स के समक्ष रखने की कोशिश की है। आप ऐसे में कैसे एडवाइस ओवरऑल वैसे देना चाहेंगे, मतलब यहां से नेक्स्ट ईयर आगे चलते हुए आपको किस तरह से दिख रहा है? क्योंकि जैसे उसमें कई सारे इवेंट्स हैं डोमेस्टिक फ्रंट पर भी, और वैसे काफी जो पूरे हम देख रहे हैं इम्पैक्ट करेंगे आगे रिटर्न्स को। आप कैसे व्यूअर्स को आगे की राह दिखाते हैं नेक्स्ट ईयर तक, यहां से आगे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? जी बिल्कुल, अगर नेक्स्ट एक साल का अगर हम पीरियड देख के चलें तो इलेक्शन आने हैं। यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से टेपरिंग की अनाउंसमेंट होनी है, जो कि बॉन्ड फंड से काफ़ी पैसा बाहर जा सकता है। अभी एज सच इंडिया फिर भी सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आफ्टर चाइना, तो एक अच्छा बहुत सारे एफआईज पैसा निवेश अभी कर रहे हैं। तो मार्केट अभी ऊपर जाती दिख रही है, लेकिन थोड़ी वॉलेटाइल बनी रहेगी, उतार चढ़ाव बने रहेंगे। तो बहुत कॉशियस अप्रोच लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत क्लियर कट रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो एक आम निवेशक के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। डिसिप्लिन वे से वो इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, और अगर डेट मार्केट में भी जाएं तो मेरे ख्याल में एक्रूअल बेस्ड फंड्स अच्छे रहेंगे, जहां पे कि क्योंकि यील्ड टू मैच्योरिटी काफी है और अच्छी रिटर्न्स चल रही हैं, तो वहां पे भी एक सेफ्टी बनी रहेगी। टैक्स फ्री बॉन्ड्स जैसे आपने बताया, या ये सब अच्छे विकल्प हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। तो एक साल के लिए तो यही है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन के बाद ही एक अच्छा व्यू निकल के आएगा कि मार्केट किस और चलती है। जी अरुण साहब, जहां तक स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, एक आपसे फाइनल कमेंट हम उस पर भी चाहेंगे। कुछ लोग जो सेफ प्ले करना चाहें और इस तरह के जो ऑप्शंस हैं, आप उस फ्रंट को किस तरह से समझाना चाहेंगे? इसमें पीपीएफ भी स्मॉल सेविंग्स डिपार्टमेंट के अंडर में ही आता है। उनकी ब्याज दर जो आज की तारीख में है वो है 8.7%, और ये भी मार्केट लिंक कर दिया गया है। तो एवरी ईयर अप्रैल में ये रीसेट होता है, और इनका जो बेसिस है जिस प्रकार से ये सेट होता है वो है 25 बेसिस पॉइंट्स, जो आपके 10 ईयर बेंचमार्क यील्ड के रहे हैं उससे 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा। सो अभी जो माहौल बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपको 8.7 से भी ज्यादा आपको रिटर्न शायद पीपीएफ से मिल सकते हैं। जहां तक एनएससी की बात है, उनमें दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। 5 इयर्स एनएससी है, 10 इयर्स एनएससी है। 8.4% एंड 8.88% इनकी ब्याज दरें हैं। पोस्ट ऑफिस एमआईएस है, उसमें 8.4% है। पीपीएफ ने अपना ऑफ लेटली लास्ट 1-1.5 साल से उन्होंने अपना जो अट्रैक्टिवनेस था वो खो दिया है, क्योंकि पीपीएफ और जो पोस्ट ऑफिस की जो दूसरी स्कीम्स थी उनमें ब्याज दरें पहले बहुत ज्यादा होती थी एज कंपेयर टू बैंक्स, लेकिन ब्याज दरें जो स्मॉल सेविंग्स डिपार्टमेंट के जो भी प्रोडक्ट्स की हैं वो बढ़ाई नहीं गई हैं। तो इसकी वजह से आज की तारीख में उनका जो चार्म है, जो पहले अट्रैक्टिवनेस था, वो आज की तारीख में नहीं रहा है। राइट, हम इसी नोट पर शो को वाइंड अप करना चाहेंगे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। स्पेशल एडिशन में विश्वजीत पराशर साहब, जयश्री कुरूप, हर्षवर्धन रुंगटा साहब, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज के स्पेशल एडिशन में इतना ही। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। नमस्कार।